हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोगों ने कल के लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड स्टार्ट करने वाला है। डैट मीन्स कि कल मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इकोलॉजिकल पिरामिड स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंसेप्चुअल पार्ट में से एक है। ठीक है, ये चैप्टर का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपके नीट के पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं इससे कोई एक नए क्वेश्चन डाल देता है, तो ये एक पोर्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का हम लोग हेडिंग देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हमारा आज का हेडिंग है इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, चलिए तो जब बात करते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या? देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वह वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेरियस पैरामीटर क्या है? तो जैसे हम लोग ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल का, नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी प्रोड्यूसर का कितना नंबर है, हर्बीवोरस का यानी जिसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं उसका नंबर कितना है, फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोरस का कितना नंबर है, या टॉप कार्निवोरस का कितना नंबर है। तो नंबर के बेसिस पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं तो वह हुआ एक इकोलॉजिकल पिरामिड। उसी तरह से दूसरा कैरेक्टर यानी दूसरा पैरामीटर, इकोलॉजी का दूसरा पैरामीटर है कि बायोमास, यानी बायोमास के बेसिस पर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताते हैं कि इकोलॉजी में किसका बायोमास ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह से थर्ड वन जो है वह कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पिरामिड अलग अलग करके हम लोग दिखाएंगे। इन सभी में जैसे खास करके नंबर ऑफ इंडिविजुअल में दो तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, एक होगा अपराइट और दूसरा होगा इन्वर्टेड। उसी तरह इसमें भी एक होगा अपराइट और दूसरा होगा इन्वर्टेड, जबकि एनर्जी का कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट ही रहता है। वो क्या रीजन है, क्या वजह है, वो सब हम लोग वन बाय वन करके चलेंगे। तो पहले तो ये समझिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या हुआ, कि यह इकोलॉजिकल पैरामीटर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहले सिर्फ इतनी बात, जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है वह एट द बेस एंड जो टॉप कार्निवोरस होता है वो एट द एपेक्स यानी सबसे ऊपर होगा, क्योंकि नंबर धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। तो जिसका नंबर जितना बड़ा होता है उसका ग्राफ उतना बड़ा, जिसका नंबर जितना कम होगा उसका ग्राफ उतना छोटा। तो अपराइट में हमेशा इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है हमारा पिरामिड। ठीक है, और इसीलिए वो अपराइट पिरामिड है। और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, यानी सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा वाला, यानी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है ग्राफ, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब तो कहते हैं दे आर ग्राफिकल representation of various पैरामीटर। ठीक है, वेरियस पैरामीटर आपको हम पहले ही बताए हैं कि वो वेरियस पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं। तो वेरियस पैरामीटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बायोमास, एनर्जी, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी इकोलॉजी के। ठीक है, तो दे आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर। वेरियस पैरामीटर at successive trophic level of food chain with producer at base and top
कार्निवोर एट एपेक्स, यानी सबसे टॉप पे, ऊपर पे। एपेक्स मतलब ऊपर में, सबसे ऊपर में कौन होगा? टॉप कार्निवोरस होगा। ओके। कॉमन पैरामीटर आर, वो कॉमन पैरामीटर कौन कौन से हैं? कॉमन पैरामीटर आर, तो अभी 3 हमने बताया था, वो कौन कौन से हैं? तो एक है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड में बायोमास, और थर्ड में एनर्जी। तो इन्हीं 3 का पैरामीटर, ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, और इसीलिए 3 टाइप्स के हम लोग यहाँ पर ये इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे। तो सबसे पहले में देखते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ओके। तो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसमें 2 तरह के हम लोग पिरामिड देखेंगे, एक होगा अपराइट और दूसरा होगा इन्वर्टेड। तो फर्स्ट में हम लोग इसका अपराइट देखते हैं। ओके, देखिए अपराइट। इन मोस्ट इकोसिस्टम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर आर, इन मोस्ट ecosystem number of producers are maximum, number of producers are maximum during transfer of food at any trophic level, ड्यूरिंग, यानी जो प्रोड्यूसर का नंबर होगा वो ज्यादा होता है। अपराइट में प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर से थोड़ा सा कम होगा प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर सबसे कम होगा टॉप कंज्यूमर। तो नंबर धीरे धीरे घटते चला गया, तो वैसे पिरामिड को हम लोग कहते हैं अपराइट। तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि इन मोस्ट इकोसिस्टम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर आर मैक्सिमम, और ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ फूड एट, ड्यूरिंग transfer of food at any trophic level, at any trophic level, only 10% of food present in, only 10% of food present in one trophic level, one trophic level for next trophic level, for next trophic level 90% of the food is either 90% of the food, 90% of the food either 90% of the food either lost in wastage, or broken down in respiration, तो कल ही हमने इस चीज को डिस्कस किया है फूड वेव में या एनर्जी वेव में, कि जो हम टोटल एनर्जी लेते हैं उसका 10% हमारे बॉडी के मसल्स के रूप में स्टोर होते हैं, बाकी जो 90% है वो इंडिगेशन, रिस्पायरेशन, हीट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज जो है वह इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अभी देखिए ऊपर के कुछ बातों को लिखना है।
अब आइए इधर से नेक्स्ट पॉइंट इसी में अभी आगे हम लोग लिखते हैं। तो ब्रोक इट डाउन इनटू रिस्पिरेशन। इसी में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ carnivore is too small to support any other trophic level, too small to support any other trophic level. Okay, each successive trophic level number of individual are decreasing to pyramid is upright. एग्जाम्पल में ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड pond ecosystem and pond ecosystem. Okay, grassland ecosystem and pond ecosystem. पॉन्ड इकोसिस्टम। अब देखो यहां पर हम आपको फिर से समझाते हैं कि ये अपराइट का मतलब क्या होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से। यह एक पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है। सबसे बड़ा साइज जो है यानी ग्राफ किसका बना है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का। उससे छोटा कौन हो गया, तो प्राइमरी कंज्यूमर का। उससे भी छोटा कौन हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर का। सबसे छोटा कौन हो गया, टर्शियरी यानी टॉप कंज्यूमर का। ठीक है, इस तरह से। अब इसके नंबर को अगर लेके चले हम लोग 5842 000, इधर 708 000, इधर 35423 और इधर ओनली 3। देखिए यानी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर यानी प्लांट का नंबर जो है वो कितना है, करोड़ में है। जबकि यहां पर कंज्यूमर का नंबर जो है वो कितना है, तो लाख में, 7,08,000। जबकि यहां पर टर्शियरी या सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर 3 लाख, मतलब 3.5 लाख, 3.5 लाख कह सकते हैं। और जब टॉप कंज्यूमर यानी टर्शियरी कंज्यूमर की बात है सिर्फ ओनली नंबर ऑफ 3। तो नंबर जैसे जैसे घटते चला गया, ये इसको कहते हैं हम लोग अपराइट पिरामिड। क्या, अपराइट पिरामिड। यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा और प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम, ये उससे कम और सबसे कम ये हो गया। और इसी का एग्जांपल देखने को मिलता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रास का नंबर बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई एक इकोलॉजिकल एरिया है तो नंबर ऑफ ग्रास यानी घास बहुत ज्यादा होंगे। उस घास को खाने वाले हर्बीवोरस उस नंबर से कम होंगे और उससे भी कम होगा कार्निवोरस, सबसे कम होगा टॉप कार्निवोरस।
तो ये इस तरह से, उसी तरह से पॉन्ड इकोसिस्टम में देखने को हमें मिलता है। ओके, अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग इसी का इन्वर्टेड ग्राफ यानी इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड, अभी तो हम लोग अपराइट देखें, अब इसी का इन्वर्टेड देखिए, इन्वर्टेड में कैसा हो जाएगा, यानी उल्टा करना है। तो इन्वर्टेड का एग्जांपल एक दो लेके चलेंगे हम लोग, आइए। तो अब हम लोग इन्वर्टेड, ये आ गया इसका बी पार्ट इन्वर्टेड। देखिए इन्वर्टेड में इन इच ट्रॉफिक लेवल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हायर इन each trophic level number of organism is higher than in proceeding one, and the size decreases at successive trophic level the shape of pyramid may be inverted। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, इन्वर्टेड में जो लार्ज ट्री है उस लार्ज ट्री का नंबर कम होगा एज कंपेयर टू हर्बीवोरस से, जो उस हर्बीवोरस, और इससे भी ज्यादा नंबर होगा उस हर्बीवोरस के पैरासाइट का। तो यहाँ पर ट्री, यहाँ पर हर्बीवोरस और यहाँ पर पैरासाइट। इन्वर्टेड हो गया उल्टा, तो इस तरह से ये इन्वर्टेड हो गए। तो नंबर इसके क्या है, कम है, किसके, ट्री के। दूसरा देखिए, इसको कहेंगे इन्वर्टेड, और एक बनेगा स्पिंडल से। ये हो गया ट्री, ट्री से ज्यादा हो गए हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस से फिर कम हो जाएगा कौन, हॉक। तो हॉक क्या करता है, हर्बीवोरस को खाता है, और हर्बीवोरस किसको, ट्री को खाते हैं। तो ये, तो इसको कहेंगे हम लोग स्पिंडल से। ये भी इन्वर्टेड में ही आते हैं, और ये दोनों एग्जांपल जो है वह ट्री इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम, ये दोनों एग्जांपल ट्री इकोसिस्टम के लिए हैं। तो इसीलिए कहते हैं यहां पर ए ट्री सपोर्ट
a number of bird it support a number of herbivorous birds eaten by one or two hawks. Birds eaten by one or two hawks. Might take lice, bug, etc. depends upon bird for nourishment is much more than bird is much more than birds. आप यही देखो ना, सर में जो जू हो जाती है, खास करके लड़कियों के सर में जू होते हैं, तो उस जू के लिए यानी लाइस के लिए प्रोड्यूसर कौन है? हम। एनर्जी उसको हमसे मिल रहा है, तो उसके अगर रिस्पेक्ट में हम चलेंगे, या मान लीजिए कि हम कार्निवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं, तो हम क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, और लाइसिस क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन हमारा नंबर 1 है, लेकिन उसका नंबर हमसे बहुत ज्यादा है, तो इन्वर्टेड का एग्जांपल एक देखने को मिल गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। कौन सा? पिरामिड ऑफ बायोमास को। चलिए, तो नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास हम लोग सेकंड में देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास। तो सबसे पहले आपको बात आएगी कि बायोमास क्या है। बायोमास का मतलब हुआ कि जो लिविंग मैटर है वो भी इन वेट में, यानी केजी के हिसाब से अगर कहें तो कोई भी लिविंग मैटर एक्सप्रेस्ड इन वेट, जो वेट में उसको एक्सप्रेस करते हैं, इन एनी एरिया, एक एरिया में एक पार्टिकुलर पीरियड में जो टोटल लिविंग मैटर बनता है उसको कहते हैं हम लोग बायोमास। और इसी बायोमास का पिरामिड जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं। इसके भी दो होते हैं, एक होता है अपराइट और दूसरा होता है इनवर्टेड। ठीक है, तो कहते हैं तो बायोमास इज अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, बायोमास इज अमाउंट ऑफ living matter in weight at any particular trophic level, at any
particular trophic level at a given time, at a given time. Okay. Pyramid of biomass in terrestrial ecosystem is pyramid of biomass in terrestrial ecosystem is in terrestrial ecosystem is usually upright, for upright pyramid total biomass for upright pyramid total biomass of plant in an area is more than of herbivorous and more than of herbivorous and least in top carnivorous. एग्जाम्पल में देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम ओके। अभी हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखें कि प्रोड्यूसर के नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पर अपराइट होता है, ठीक, और बायोमास के बेसिस पर देखिए, ठीक। तो बायोमास के बेसिस पर चलिए देखते हैं यहां पर भी ओके। ये हो गया 809, 37, 11 और 1.5 ड्राई। ये किस में है? तो ड्राई वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। ये क्या हो गया? पीपी, पीसी, एससी एंड टीसी। यानी पीपी का ड्राई वेट सबसे ज्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे थोड़ा कम, सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे भी कम, और टॉप कंज्यूमर यानी टर्सरी कंज्यूमर का सबसे कम। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये अपराइट जो है वह हमारा बना। अब अपराइट के बाद में चलिए इसका इन्वर्टेड हम लोग देखते हैं। जैसे अपराइट बना तो उसका इन्वर्टेड। अब सेकंड में इन्वर्टेड, ये जो फर्स्ट था हम लोग का वो अपराइट के लिए था, अब इन्वर्टेड। अपराइट ब्रैकेट में नहीं, मतलब ये अपराइट के बारे में ही हम लोग किए थे। अब ये इन्वर्टेड। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास in aquatic ecosystem
pyramid of biomass may be inverted example biomass of zooplankton is higher than of phytoplankton. किसी भी पानी वाली जगह पे यानी पॉन्ड में, रिवर में, ये सब में प्लैंकटन का मतलब जो टोटल एल्गी वगैरह मिला करके जो प्लांट के सारे ग्रुप हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंकटन, और सारे एनिमल के ग्रुप को मिला करके कहते हैं जूप्लैंकटन। ठीक, तो जितने भी एल्गी वगैरह हैं मिलाकर के पॉन्ड में उनका नंबर बायोमास के बेसिस पर कम होता है एज कंपेयर टू टोटल एनिमल का बायोमास है, क्योंकि एनिमल का साइज बड़ा बड़ा है और एल्गी वगैरह का साइज छोटा छोटा होता है, किनारे पे होते हैं, बहुत कम कम होते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर उसके इन्वर्टेड ये पिरामिड बनते हैं। ओके, जैसे देख लीजिए, ये हो गया 04 और ये हो गया 21, ये हो गया पीपी और ये हो गया पीसी। अब आइए पिरामिड ऑफ एनर्जी की बारी है। तो ये हमारा इन्वर्टेड बन गया और ये तो ये हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास की। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए, एनर्जी का पिरामिड कहता है कि ऑलवेज अपराइट, और क्यों? क्योंकि हमेशा एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में वो हमेशा कम होता है। यानी टोटल जो अगर लिंडमैन के हिसाब से चले, लिंडमैन ने जो प्रपोज किया था कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो उसके बेसिस पर इसीलिए कहता है कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ओनली अपराइट होता है, यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर इन्वर्टेड। ओके, चलिए तो इसी चीज को लिखते हैं हम लोग। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज the pyramid of energy is always upright. Energy is always upright because the flow of energy because the flow of energy is unidirectional from producer to consumer, the energy content is maximum is maximum in producer
in producer, only 10% of energy of energy transfer to next trophic level, transfer to next trophic level, transfer to next trophic level as proposed by 10% law of Lindemann. 10% law of Lindemann. Law of Lindemann. Okay, Lindemann एक अप्रोक्सीमेटली कहते हैं अबाउट 10 million joule of solar energy is joule of solar energy is needed to produce thousand joule of energy in a plant. In most ecosystem, all the pyramid all the pyramid of energy and biomass are upright. तो मोस्ट इकोसिस्टम में बायोमास का और एनर्जी का पिरामिड जो होते हैं वो अपराइट ही होते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर किलो जूल में हम लोग एनर्जी के पिरामिड को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो वो है PP, PC, SC और TC. जूल हो गया, 1000 जूल हो गया, 100 जूल हो गया और 10 जूल हो गया. ओके, the primary producer convert only primary producer convert only 1% of energy in the 1% of the energy in the sunlight available to them, in 20p. अब इसमें
अब एक लिमिटेशन है टॉपिक, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिमिटेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिमिटेशन बेटा जैसे देखो कि ये आपके सैप्रोफिटिक का, फिर आपका माइक्रोब्स का या पैरासिटिक का कोई इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई प्लेस नहीं मिला है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि वहां पे ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। तो हेडिंग देंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। Logical pyramid. It does not take into account the same species belonging to two or more trophic level example insectivorous plant। Insectivorous plant. It assumes simple food chain। Next, saprophyte, decomposer, microbes, and detrivorous are not given any place in pyramid। ओके, तो ये पूरा का पूरा लिमिटेशन हुआ, यानी कि ये सबसे सिंपल फूड चेन को हम लोग एज्यूम करते हैं, जो आसानी से दिखा सकता है कि कैसे ऑपरेट किया है, कैसे इन्वर्टेड हुआ है, नंबर के बेसिस पर, बायोमास के बेसिस पर, या फिर एनर्जी के लेवल के बेसिस पर जो हम लोग ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरह से ये चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट एक टॉपिक है हम लोगों को स्टार्ट करना, जिसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो जब किसी स्पीशीज कंपोजिशन का जो चेंजेज होते हैं, प्रेडिक्टेबल चेंजेज किसी एक एरिया में, उसी को कहते हैं हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसको क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ओके, इसको इकोलॉजिकल तो कहते हैं। द ग्रेजुअल एंड ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम एक रात में के अंदर सारा चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे स्लोली जो चेंजेस होता है। तो द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल एंड
fairly predictable, fairly predictable, changes in a species composition, changes in a species composition of a given area, of a given area are collectively called ecological सक्सेशन। कहने का मतलब कि जो किसी स्पेसीज के कंपोजिशन में धीरे धीरे जो चेंजेज आया है किसी एक एरिया का, उसी को कहते हैं हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहेंगे उसको? तो उसको कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन में ही हम लोग को इकोलॉजिकल कम्युनिटी पढ़ना है, तो इसी में हम लोग देंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इसमें 3 तरह की कम्युनिटी हम लोग देखेंगे। एक होगा पॉइनियर, ट्रांजिशनल और क्लाइमेक्स। फर्स्ट में पॉइनियर कम्युनिटी। ओके, पॉइनियर, क्लाइमेक्स और पॉइनियर, ट्रांजिशन या सेरल कहते हैं और क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये सॉरी इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के पार्ट हैं। ठीक है, तो पॉइनियर का मतलब क्या हुआ कि जो बेयर एरिया है, जो एरिया जहां पे अब नहीं किसी कम्युनिटी के डेवलप होने की उम्मीद है, बंजर एरिया जिसको कहते हैं, तो कहते हैं द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी, फर्स्ट बायोटिक, द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी that develop in a bare area, that develops in a bare area is termed as pioneer community, termed as pioneer community. Example lichen on rock, एग्जाम्पल में lichens on rock, phytoplankton and zooplankton in pond, phytoplankton and zooplankton in pond. Okay, next transitional or sterile community. Or sterile transitional or sterile community. The pioneer community is followed by a specific pioneer community is followed by a specific orderly sequence, followed by a specific orderly sequence
of series of plant communities of series of plant community known as seral communities. Seral community एग्जाम्पल में तो ब्रायोफाइट, हर्ब, श्रब, ब्रायोफाइट, हर्ब, श्रब इन जेरोसिया। फिर थर्ड वन में है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। Climax community, the last community in biotic succession, the last community in biotic succession, which is relatively stable, which is relatively stable and is in near equilibrium with the environment of that area is called climax community। एग्जाम्पल फॉरेस्ट। ठीक है, तो कहते हैं द एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज occurring in biotic succession is called seral। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीयर कहते हैं। It's called seer। और साथ ही साथ द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, इसी में द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल communities are termed seral stage or seral communities। seral stage seral communities। अब आइए देते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन।
हेडिंग अब होगा हमारा टाइप्स ऑफ सक्सेशन। टाइप्स ऑफ सक्सेशन में हम लोग दो तरह से देखेंगे। एक देखेंगे जेरार्क यानी जो ऐसा यानी जेरोफाइट जो प्लांट है उसके बीच में और एक्वेटिक प्लांट के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच के सक्सेशन में क्या डिफरेंस है, उसी को कहते हैं जेरार्क और हाइड्रार्क सक्सेशन। फिर दूसरे तरीके से देखेंगे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग कॉलम बना करके फटाफट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन। ये हेडिंग हो गया टाइप्स ऑफ सक्सेशन। और इस टाइप्स ऑफ सक्सेशन में कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ हैबिटेट, नेचर ऑफ हैबिटेट, नेचर ऑफ हैबिटेट के बेसिस पर इसको कहेंगे जेरोस्फीयर या जेरार्क एक तरफ और दूसरे तरफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रार्क, हाइड्रार्क, ठीक है। सक्सेशन है जेरार्क सक्सेशन और हाइड्रार्क सक्सेशन। स्पेस कम हो इस वजह से फटाफट देखते हैं। टेक प्लेस इन ड्राई एरिया लाइक, टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया, टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया लाइक रॉक, सैंड, like rock, sand and saline condition and saline conditions हाइड्रोस्फीयर। दूसरा है स्टार्ट इन एक्वेटिक हैबिटेट, start in aquatic habitat, start in aquatic habitat। ओके, तो ये दो अलग अलग देखे हम लोग। अब कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ न्यूडिटी ऑफ एरिया, डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ न्यूडिटी एरिया। न्यूडिटी NUDITY, एरिया में क्या नयापन है तो उसके बेसिस पर एक होगा प्राइमरी सक्सेशन तो दूसरा होगा सेकेंडरी सक्सेशन। कौन कौन हो जाएंगे? प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। एक तरफ प्राइमरी सक्सेशन, दूसरी तरफ सेकेंडरी सक्सेशन। तो चलिए प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। It start at barren area, start at barren area, never having vegetation, never having
vegetation of any type or where no living organism ever existed। तो जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड नहीं है यानी बैरन एरिया है वहां पर है। और ये इट स्टार्ट इन एरिया दैट समहाउ lost all living organisms that existed there Next point, cooled volcanic lava sand dunes newly exposed sea or newly submerged terrestrial habitat in water etc are the area where primary succession start it occurs in area such as in abandoned farmland burned or cut forest land that have been flooded It is very difficult for pioneer community. It is very difficult for pioneer community to get established in this area. Communities to get established in this area. Pioneer community established with comparatively more
इज मोर। तो यहाँ पर क्वाइनल कम्युनिटी सेकेंडरी सक्सेशन में मोर इजली एस्टैब्लिश होते हैं, जबकि इसमें आसानी से एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के बारे में कि सक्सेशन का प्रोसेस क्या क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ तक की बात हुई और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, ठीक। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के बाद में और भी हैं, तो वो सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले इतना तक की, यहाँ तक की बातों को आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ के, और इसके जो नोट्स हैं प्रिपेयर कीजिए। और अब आप थोड़ा सा यहाँ पर से MCQ लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।